आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। बताते चले कि अभी हम मौजूद हैं IMA हॉल में। एक बैठक बुलाई गई है जिसका ये मुद्दा है मिशन 341। आखिर ये मिशन 341 है क्या, इसके बारे में हम अंदर जानेंगे यहाँ के लोगों से कि आखिर ये बैठक मिशन 341 क्यों बुलाई गई है और ये बैठक क्यों बुलाई गई है। जिस तरह से भारत में निजीकरण को लेकर के लगातार जो है कि वो मुद्दे उठते रहते हैं, जिस तरह से बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे हमेशा उंगली उठती रहती है, जिस तरह से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार पे हमेशा से उंगली उठता रहता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो बद से बदतर है। तो हम अंदर चलेंगे, अभी जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे। कि आज लोगों ने जो है OBC SC ST को मजाक बना दिया है। आप इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके हित के लिए आपने आरक्षण का प्रावधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया था, एक साजिश के तहत आजादी के बाद से उस आरक्षण को इन लोगों ने तरीके से हर जगह इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अगर तरीके से इम्प्लीमेंट किया होता तो आज बहुत सारे हमारे ये प्रोफेसर साहब हैं, ये लोग बताएंगे, हमारे रिलीज में सारी बात है कि यूनिवर्सिटियां जो हैं उसमें OBC SC ST के प्रोफेसर नदारत हैं, उसमें स्टाफ नहीं है। आज जो भी हमारे OBC लीडर अगर किसी मामले को लेकर आगे आते हैं तो उनको जो है लीगली तौर पे टॉर्चर किया जाता है और उनको जो है बेबस कर दिया जाता है। और लोगों के लिए आप यही देखिए, बिहारी में देख लीजिए कि एक ही केस है चारा का, जगन्नाथ मिश्रा को बेल, लालू यादव को जेल। ये कैसा न्याय है भाई, जबकि शुरुआत वो चारा का मामला जगन्नाथ मिश्रा से ही शुरू हुआ था। तो न्यायपालिका में भी जस्टिस OBC SC ST के साथ नहीं हो पाता है। कारण यह है कि हमारे लोग वहां पे नहीं है। इसी तरह से जो रिजर्वेशन की सहूलत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। और अब जो है क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े सरकारी संस्थाएं हैं आप उसको प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। जब सारी संस्था प्राइवेट हो जाएगी तो आपने OBC को जो रिजर्वेशन दिया है वो सिर्फ सरकारी संस्थाओं में दिया है, सरकारी शिक्षा में दिया है, सरकारी रोजगार में दिया है, तो फिर उनके आरक्षण का क्या मतलब रहेगा। दूसरी तरफ आपने जो आरक्षण को कैद कर दिया 49.5% में, अब इसके ऊपर जो है जो लोग आते हैं मेरिट पे आते हैं, आप उनको भी आरक्षण में ही डाल दे रहे हैं। जो बच्चा हमारा 95% 90% मार्क्स ला रहा है उसको भी आप 49.5 में ही रख रहे हैं। तो फिर हमारे आरक्षण का मतलब क्या हुआ। इसलिए हमारा कहना है कि इस कोटे को बढ़ाया जाए। इस पर हम लोगों का स्पेशली नीतीश कुमार जी से अपील है कि आपने जिस तरह से बिहार में मुख्यमंत्री का पद संभाला और संभालते ही एक बहुत बड़ा आपने काम किया है कि पंचायत में आरक्षण दिया, जिससे वो लोग सोच भी नहीं सकते थे। जिन गांव में उनको बैठने का अधिकार नहीं था वहां वो लोग मुखिया और सरपंच और पार्षद वगैरह ये लोग बन गए। तो न्यायपालिका में भी आरक्षण की लड़ाई नीतीश कुमार जी को लड़नी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की वकालत करनी चाहिए। अब इस लड़ाई को अगर नहीं लड़ी जाएगी तो OBC SC ST समाज पिछड़ते जा रहा है और पिछड़ जाएगा। मुख्यमंत्री जो है ऐसा कर सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाया गया है। क्या बिहार के में जो 49.5% OBC आरक्षण है, SC ST आरक्षण है, आप इसके दायरे को आगे बढ़ा दीजिए। ये आपके अख्तियार में है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिया जाएगा, आपका भी तारीख में नाम हो जाएगा, आप भी अमर हो जाओगे, जिस तरह से मुंगेरी लाल, BP मंडल, BP सिंह और कर्पूरी ठाकुर हुए हैं। ये हम लोगों का कहना है और इसी उद्देश्य से आज हम लोगों ने ये सब्जेक्ट चुना है कि आज सब निजीकरण हो रहा है तो हमको आरक्षण चाहिए, वरना फिर आरक्षण का कोई मतलब ही नहीं रहता। मेरा नाम अरुण कुशवाहा हुआ। मैं पटना हाई कोर्ट में संविधान विशेषज्ञ अधिवक्ता हूं और न्यायपालिका आरक्षण आंदोलन का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। हम लोगों ने बिहार न्यायिक सेवा में डिस्ट्रिक्ट जज तक के बहाली में आरक्षण भी लागू करवाया 20 साल के संघर्ष के बाद। और ये भारत का जो संविधान है उसका जब हम पहला पन्ना उलटते हैं तो ऐसा हुआ है कि हम देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय देना चाहते हैं। और ये तीनों तरह का न्याय अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट से होता है और हाई कोर्टों से होता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 3% न्यायाधीश ही मात्र हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज, ये सब मिला करके, जबकि इनकी आबादी इस देश में 90% है। तो 90% आबादी वाले समाज में जिनका अब हजारों नहीं लाखों की संख्या में वकील उपलब्ध हैं जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज बनने की काबिलियत रखते हैं, हाई कोर्ट में हैं, सुप्रीम कोर्ट में हैं,
लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की जो बहाली की प्रक्रिया है वो कॉलेजियम सिस्टम है, जिसमें मनोनयन द्वारा कर दिया जाता है। अर्थात जिनके बाबा, दादा, परदादा, छरदादा जिनके जज हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उन्हीं का बेटा, पोता, दामाद, भतीजा, भाई जज बन सकता है और बाहर का कोई भी आदमी जज नहीं बन सकता है। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जब तक समाप्त नहीं होगा और जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं होगी और जब तक हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज का 90% न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुर्सियों पर नहीं बैठेगा, तब तक हम देश के गरीबों को, 90% आबादी वाले लोगों को न तो सामाजिक न्याय दे पाएंगे, न आर्थिक न्याय दे पाएंगे, न राजनीतिक न्याय दे पाएंगे, न फौजदारी न्याय दे पाएंगे। इसलिए हम अपील करते हैं देश की जनता से और खास करके देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के नेताओं से अपील करते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण लागू नहीं हो तो आप ऐलान करिए कि देश की एक भी जनता अपने समाज के मुकदमा में आरक्षण विरोधी वकीलों का सार्वजनिक बहिष्कार करे। वो वकील ही नहीं बनेंगे तो कल जज कैसे बनेंगे? हम उनको जज नहीं बनने देंगे क्योंकि वो हमें न्याय नहीं दे पा रहे हैं। आज देखिए रिजर्वेशन का संविधान में जो आधार बनाया गया है, आर्टिकल 16(4) में लिखा गया है कि आरक्षण किसको देना है? जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ, माने जिसको नीच दृष्टि से देखा जाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है देश के नौकरियों में, राज्य के नौकरियों में। 3 ही शर्त है: सामाजिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है। और इन्हीं तीनों आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि वर्तमान सरकार ने उच्च जाति के लोगों को भी आरक्षण, विरोधी समाज के लोगों को भी 10% आरक्षण ये कह के दे दिया कि उसमें भी गरीब लोग हैं, जबकि करिया मुंडा समिति का रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है कि अभी भी देश के नौकरियों में 87% आरक्षण विरोधी समाज के लोगों का कब्जा है। तो जिनका प्रतिनिधित्व पहले ही से एक्सेसिव है उनको आपने रिजर्वेशन दे करके भारत के संविधान की हत्या किया है। और जब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी तो अधिकांश जो है आरक्षण विरोधी समाज से ही आते हैं और वो सब मिलकर के इस केस को पेंडिंग रख दिया और उस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं। लोग आगे आइए और निजी संस्था में आरक्षण की आवाज उठाइए। और एक आवाज और उठानी होगी कि आजादी के बाद से जितनी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण किया गया है उसका लिस्ट बनाया जाए और उन सभी सरकारी संस्था जिसको निजीकरण कर दिया गया है आजादी के बाद से, उन सबों को पुनः सरकारीकरण करने का आंदोलन इस देश में शुरू हो ताकि SC, ST, OBC को नौकरी मिल सके, रिजर्वेशन मिल सके। और ये आंदोलन जो आदमी, जो पार्टी आजादी के बाद से निजीकरण किए गए संस्थाओं का फिर से सरकारीकरण करेगा, उसी पार्टी को अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट करेगा। अगर ऐसा आंदोलन खड़ा हो गया इस देश में तो फिर से इस देश में गरीबों का राज होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के जजों की कुर्सियों पर भी गरीब का बेटा बैठा हुआ नजर आएगा। और यही हमारा आज का मकसद है, आज के इस सम्मेलन का मकसद है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति आपके ही समाज से, आपके ही वर्ग से राष्ट्रपति भी आते हैं। कोई राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, अगर हम हाईकोर्ट के वकील हैं या जज हैं और अगर हम डकैती करते हैं तो हमको भी 395 का मुद्दालय बनना पड़ेगा। ये यहाँ भारत में कानून का राज है, व्यक्ति का राज नहीं है, रूल ऑफ लॉ है। तो फिर आप रिजर्वेशन की बात क्यों कर रहे हैं? रिजर्वेशन की बात सामाजिक रूप से पिछड़ापन है, शैक्षणिक रूप से पिछड़ापन है और उनका प्रतिनिधित्व नहीं है। अभी हमने कहा कि 97% जज 4 जातियों का है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और लाला। 97% जज है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। और जिसकी आबादी 90% है, SC, ST, मोस्ट बैकवर्ड और माइनॉरिटी, उन सबों का जज मात्र 3% है। यही देश है क्या? इसी देश का सपना देखा था महात्मा गांधी ने, इसी देश का सपना देखा था डॉक्टर अम्बेडकर ने। सर्वश्रेष्ठ का जो पद होता है वो तो आपके हवाले। हाँ, तो एक अगर वो भी गलत कर रहे हैं तो हम उनका भी खिलाफत करते हैं। उनको जिम्मेदारी था, वो चाहते तो ये काम कर सकते थे। प्रधानमंत्री भी OBC है लेकिन वो गुलाम है। जिस तरह से पतंग का डोरी जिसके हाथ में रहता है पतंग को नचाता है, उसी तरह से
नरेंद्र मोदी का और राष्ट्रपति महोदय दोनों का डोरी जो है आरक्षण विरोधी ताकतों के हाथ में, आरएसएस के हाथ में है और वहीं से नाचते हैं। वो हमारे समाज का काम नहीं करते हैं, इसलिए हम उनका भी मुखालफत करते हैं। मोदी जी ऐसा बोलते हैं कि नहीं, मैं तो किसी भी आरएसएस या जो भी हो इसका हम साथ नहीं देता, हम अपने तहे दिल से सरकार मोदी जी का एक बहुत बढ़िया सुटेबल और रिसर्च एकदम प्रूव्ड फॉर्मूला है कि बोलो गरीबों के लिए और करो अमीरों के लिए। अच्छा, एक बात आपने एक से देखा होगा, बोलो गरीबों के लिए और करो अमीरों के एक क्वेश्चन मेरा लास्ट से कि आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, क्या आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन गलत है? एकदम। डॉक्टर अंबेडकर ने 1933 में भाषण दिया था, कलकत्ता असेंबली था उस समय, कलकत्ता बंगाल। अगर सभी समाज को रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर दे दिया जाए तो क्या वो गलत है? हाँ सुनिए, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है, इनकरेक्ट है। इसलिए क्योंकि जिस दिन आर्थिक आधार पर आरक्षण कर देंगे ना, तो जितना बीडीओ, सीओ और डीएम सब उच्च जाति वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, और वो आर्थिक जो इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट बनेगा, इनकम सर्टिफिकेट जो बनेगा, वो हमारे जो एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं, गरीब गुरबा है, जिसको रहने के लिए और खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो घूस नहीं दे पाएगा और सारा सर्टिफिकेट उच्च जाति के लोग कम आय का प्रमाण पत्र बना लेंगे और आरक्षण उसी कागज का खेल हो जाएगा। जो कम आय प्रमाण पत्र का बना लेगा उसी को आरक्षण मिलेगा। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना ही नहीं चाहिए, नहीं तो कागज का खेल हो जाएगा। तो कौन से आधार पे होना चाहिए आरक्षण? ये सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन और जिसका प्रतिनिधित्व जिन समाजों का नहीं है उनका रिजर्वेशन। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का, जिस तरह से बैठक बुलाई गई है और लगातार नीतीश कुमार पे उंगलियां उठती आ रही हैं कि नीतीश कुमार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बद से बदतर है, और साथ ही यहाँ पर आरक्षण को लेकर के भी बात की गई है। आप देख रहे हैं ATN उर्दू इंडिया और मैं हूँ आपके साथ रैयान।